दिव्या फ्लो फ्लो में आदित्य को बहुत ही कुछ बोल देती है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए जीभ निकाल लेती है और धीरे से कहती है, आज तो मैं गई। कहते हुए वह धीरे से आंखें खोलती है तो पाती है आदित्य अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था। दिव्या खुद को नॉर्मल कहते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोलती है, ओ मैं। बोलते बोलते दिव्या बेड से उठकर जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है। आदित्य बस उसे देखता रह जाता है। इधर दिव्या वॉशरूम में घुसकर दरवाजे को लॉक कर देती है और अपने सिर पर टपरी मारते हुए कहती है, मगरमच्छ के मुंह पर हाथ रखने की क्या ज़रूरत थी। अब पता नहीं क्या करेंगे। दिव्या वॉशरूम में टहलते हुए कहती है, बाहर गई तो बुरी तरह से फंस जाऊंगी। लगता है आज वॉशरूम में ही सोना पड़ेगा। रात के अंधेरों में टेरेस पर चांद की रोशनी बिखरी पड़ी सी थी। गौरव रेलिंग को पकड़कर शांत खड़ा सामने की ओर ही देख रहा होता है। तभी आदित्य भी उसके साइड आकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। गौरव आगे देखते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहता है, आखिर क्यों आदि, क्यों वापस लौट कर आई है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था ना, तो फिर क्यों इस तरह से मेरे सामने आ गई। मेरे जख्मों को हरा करने क्यों वह आ गई। आदित्य बस चुपचाप खड़ा गौरव की ही बातें सुन रहा था। गौरव आदित्य की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, चली गई थी ना मुझे छोड़कर, फिर आज वो क्यों आई है वापस। हमेशा के लिए चली क्यों नहीं गई मेरी ज़िंदगी से, फिर से क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। आदित्य गौरव की तरफ मुड़कर देखता है। गौरव को देखते ही आदित्य कहता है, तूने नशा किया है। गौरव उल्टे कदमों से थोड़ा पीछे होकर कहता है, हाँ मैंने नशा किया है। जिसके जाने के गम में पहले किया करता था, आज वो मेरे सामने आ गई है तो मुझे नशा करना पड़ा। आदित्य आगे बढ़कर गौरव के गाल पर जोर का थप्पड़ मार देता है, जिससे गौरव लड़खड़ा कर गिर जाता है। आदित्य गुस्से से बोलता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कभी नशे को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो फिर गौरव फर्श से उठकर लड़खड़ाते हुए अपने दिल पर इशारा करते हुए कहता है, आदि मुझे यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास नशा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। आदित्य गौरव के पास जाकर दोनों कंधों को पकड़कर झकझोर कर कहता है, तूने तो प्रॉमिस किया था ना कि तू इन गमों को भूलकर आगे बढ़ेगा, कभी नशा नहीं करेगा। गौरव दर्द से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो मुझे क्या पता था, जिसे मैं भूलने की कोशिश करूँगा वो इस तरह मेरे सामने आ जाएगी। गौरव फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे वो यहाँ क्यों आई है यार। उसे तो अपनी मोहब्बत के पास होना चाहिए और तुम लोगों ने तो उससे रिश्ता तोड़ दिया था ना। तूने तो खुद कहा था कि वो कभी इस घर पर कदम नहीं रखेगी। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है, चली क्यों नहीं जाती उस मोहब्बत के पास जिसके साथ ज़िंदगी भर जीने के लिए चली गई थी।
गौरव की आंखें अब दर्द और नशे से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। गौरव के दर्दों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह झट से उसे गले लगा लेता है। गौरव के दर्द अब आंसू बनकर बहने लगते हैं। वह आदित्य को कसकर पकड़ लेता है। गौरव के इसी दर्द की वजह से आदित्य ने रूबी को यहाँ से दूर रखा था, लेकिन वो यह भी नहीं कर पाया। रूबी से गौरव बहुत पहले से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। गौरव के एहसास के बारे में आदित्य और रॉकी को ही पता था। जब अचानक ही रूबी ने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करने का फैसला किया, तब गौरव बुरी तरह से टूट गया। गौरव का दिल टुकड़ों में बिखर चुका था। वह अपने दर्दों को भुलाने के लिए नशा करने लगा था। उसकी नशे की आदत से तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। आदित्य ने किसी भी तरह से उसे नशा छुड़ा दिया था। बीतते वक्त के साथ गौरव नॉर्मल होने लगा, लेकिन आज फिर से रूबी के आने से गौरव का दर्द भी वापस आ गया। जिसे वह भुलाना चाहता था, वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिलहाल तो उसे बिल्कुल पता नहीं है कि रूबी के साथ कितना गलत हुआ, और यहाँ तक ये भी नहीं पता कि रूबी प्रेग्नेंट है। आदित्य गौरव को कुछ रिएक्ट करता ना पाकर थोड़ा अलग करके देखता है। गौरव नशे की वजह से सो चुका था। आदित्य गौरव को सहारा देते हुए कमरे में ले जाता है। उसे अच्छी तरह से लेटाकर लाइट्स को ऑफ कर देता है और खुद टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर आदित्य अकेला खड़ा होकर सामने की ओर देख रहा था। अचानक ही उसके सामने धुंधली सी यादें आने लगती हैं। करीब 8 साल का बच्चा बाहर गार्डन पर बैठा हुआ, उसके साथ ही उसी उम्र का बच्चा उससे थोड़ा दूर बैठा बस उसको ही देख रहा था। वह उसके थोड़ा पास आकर बोलता है, आदि, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब एक डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारी इस बीमारी को मैं ठीक करूंगा। आदित्य शांत एक्सप्रेशन लिए गौरव को देखता है तो गौरव फिर से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरे लिए डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। बीते दिनों को याद करते हुए आदित्य सामने की ओर देखते हुए धीरे से कहता है, तूने जो कहा था वो तो तूने कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया यार। मैंने बहुत ही कोशिश की थी रूबी को तुझसे दूर रखने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। मैंने तुझे उसी दर्द में धकेल दिया जहाँ से मैं खुद तुझे बाहर लेकर आया था। उधर गार्डन के बेंच पर छाया अकेली बैठी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। तो वह साइड में देखती है। रॉकी साइड में खड़ा उसे ही देख रहा था। छाया एकदम से उठ जाती है और सर झुकाते हुए कहती है, जी सर, आपको मुझसे कुछ काम था। रॉकी शांत एक्सप्रेशन से कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? छाया बस हाँ में सिर हिला देती है। रॉकी छाया को भी बैठने को कहता है। छाया भी कुछ दूरी बनाते हुए बैठ जाती है। रॉकी सामने की ओर देखते हुए कहता है, सोई नहीं अब तक? छाया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, सर, मुझे देर रात सोने की आदत है। छाया का यूँ बार बार सर बोलने से रॉकी छाया को देखने लगता है।
छाया बिना भाव के सामने ही देखे जा रही थी। कुछ देर तक तो दोनों के बीच ऐसी ही खामोशी रहती है। रॉकी बेंच से उठता है और छाया को देखते हुए बोलता है, गुड नाइट छाया। छाया वैसे ही सामने देखकर जवाब देती है, गुड नाइट सर। रॉकी वहाँ से चला जाता है तो छाया की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वह दर्द से खुद से कहती है, रात में जगने की वजह खुद देते हो और पूछते भी खुद ही हो। लगता है तुम मुझे भूलकर बहुत आगे बढ़ गए हो रॉक, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई और ना ही कभी भूल पाऊंगी। छाया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेंच से उठकर वहां से चली जाती है। आदित्य गौरव के दर्दों को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है। अपनी बेचैनी को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए वह अपने कमरे में आता है, लेकिन कमरे में उसे सुकून देने वाली ही गायब थी। आदित्य इधर से उधर नज़रें घुमाकर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। आदित्य फिर कुछ सोचते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा सा पुश करता है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। आदित्य ड्रॉ से चाबी लेकर दरवाजे को खोलता है। वह अंदर जाकर देखता है तो दिव्या जमीन पर दीवार से टिककर सो रही थी। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या को गोद में उठाता है और अपने साथ बेड पर लेटाकर खुद भी लेट जाता है। दिव्या कसमसाते हुए आदित्य को ऊपर चढ़ जाती है। आदित्य की बेचैनी पल भर में गायब हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए दिव्या का नाक पकड़कर कहता है, बिल्कुल बच्ची हो अभी। वहीं दूसरी तरफ प्रीत बहुत बुरी हालत पर पहुंचती है घर। रात काफ़ी ज़्यादा होने के कारण सब कोई सो चुके थे। प्रीत अपने दोस्तों के घर जाने वाली थी। उसी वक्त आदित्य के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था, जिससे घर में सबको लगता था कि प्रीत अपने दोस्त के घर में है। एक हफ्ते तक भूखे रहने की वजह से प्रीत पूरी कमज़ोर हो चुकी थी। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन वह सीधा कमरे में जाकर शावर लेती है। प्रीत के हाथ और पैर पर रस्सी के बंधने के निशान साफ दिख रहे थे और गालों पर थप्पड़ के निशान भी मौजूद थे। प्रीत खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, कितनी लकी हो तुम दिव्या। तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है। जैसे चोटें मैंने तुम्हें दी वैसे, मगर उससे भी ज़्यादा गहरी चोट उसने मुझे दी है। लेकिन उसने जो भी किया है मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने बिना कुछ पता लगाए तुम्हें चोट पहुँचा दिया। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना दिव्या। प्रीत वॉशरूम से निकलकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद करके कहती है, मैं अब आपको छीनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी अर्जुन। आप मेरा प्यार हो, मैं उसे अब अपनी जिद नहीं बनाऊँगी। अगर आप मेरे किस्मत में हो तो मुझे मिल ही जाओगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो मैं आपसे एक तरफा मोहब्बत करते हुए ही ज़िंदगी भर जी लूँगी। इधर ध्रुव अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आती है, एक लड़की को अभी तक पकड़ नहीं पाए। ध्रुव परेशान होते हुए कहता है, भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। उधर से गुस्से भरी चिल्लाते हुए आवाज़ आती है, क्या कोशिश कर रहे हो तुम? 10 महीने हो गए हैं
तुम्हारे मुंह से बस एक ही शब्द आते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए, समझे तुम? कुछ भी करो, उस लड़की को मेरे पास लाओ। अब उधर से कॉल कट चुका था। ध्रुव फोन की स्क्रीन को देखता है और सोफे पर टिक कर आंखें बंद करके बैठ जाता है। ज्येष्ठा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र सीधे सोफे पर परेशान से बैठे ध्रुव पर पड़ती है। ज्येष्ठा सीधे जाकर ध्रुव के गोद में बैठ जाती है और कहती है, व्हाट हैपेंड हॉबी? ध्रुव एकदम से बोलता है, आई वांट यू। ज्येष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को लॉक कर देता है। परेशानी की वजह से ध्रुव ज्येष्ठा को ब्रूटली किस करने लगता है, जिससे ज्येष्ठा को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव के हाथ ज्येष्ठा के टॉप के अंदर चले जाते हैं। वह उसके सीने को जोर जोर से प्रेस करने लगता है। ज्येष्ठा उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। ध्रुव ज्येष्ठा के टॉप को फाड़ कर फेंक देता है और गर्दन से होते हुए सीने पर जोर जोर से किस करते हुए बाइट करने लगा। ज्येष्ठा बस ध्रुव से खुद को छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी। ज्येष्ठा समझ चुकी थी कि ध्रुव ये सब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर कर रहा है, जिसकी वजह से वह ज्येष्ठा को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है। ध्रुव अब ज्येष्ठा के ब्रा को निकाल कर फेंक देता है और उसे जोर जोर से बाइट करने लगता है। ध्रुव के हाथ अब ज्येष्ठा के जीन्स तक पहुंच जाते हैं। वह उसे खोलने ही वाला होता है कि ज्येष्ठा ध्रुव को जोर से धक्का देती है और उठकर अपने कपड़े को उठाकर खुद को ढकते हुए कहती है, ध्रुव, मेरे पीरियड चल रहे हैं। यह सुनते ही ध्रुव टेबल पर जोर से लात मारता है। ज्येष्ठा हैरान होकर बस ध्रुव को देखती है। ज्येष्ठा अपने कपड़े पहनकर ध्रुव के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों को पकड़कर खींच लेता है और दोनों हाथों से ज्येष्ठा के चेहरे को पकड़ता है। ज्येष्ठा ध्रुव के चेहरे को देखकर हैरान रह जाती है। ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे थे जो गालों पर आ चुके थे। ध्रुव नम आंखों से कहता है, वाइफी, तुम बचाओगी ना दिव्या को? प्लीज़ दिव्या को कुछ मत होने दो, प्लीज़ वाइफी, दिव्या को बचा लो। ज्येष्ठा ध्रुव को शांत करते हुए, पहले शांत हो जाओ, बोलते हुए ज्येष्ठा ध्रुव को सोफे पर बैठाती है और उसके पास बैठकर ध्रुव के आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती है। ध्रुव झटके से ज्येष्ठा के गले लग जाता है। ज्येष्ठा ध्रुव के पीठ को सहलाने लगती है। ज्येष्ठा धीरे से बोलती है, ध्रुव, जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बता देते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर मैं तुमसे ही दिव्या को कैसे बचा सकती हूँ? मैं सबसे लड़ सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार से नहीं। ध्रुव ज्येष्ठा को टाइटली पकड़कर बोलता है, वाइफी, मुझे सोना है। खुद के बातों को नज़रअंदाज करता देख ज्येष्ठा ध्रुव से अलग होकर देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को कुछ भी न बोलकर बेड की तरफ ले जाकर खुद लेटकर अपने ऊपर ज्येष्ठा को लेटाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ज्येष्ठा ध्रुव को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी,
इसलिए वह और सवाल नहीं करने का फैसला करती है। प्यास लगने की वजह से रूबी अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही वह देखती है तरुणा देवी उसके पास बैठकर रूबी को ही देखे जा रही थी। रूबी हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और सीधा बैठ जाती है। तरुणा देवी अपने हाथ में रूबी के गालों से छूते हुए कहती हैं, आप ठीक तो हैं ना रूबी? तरुणा देवी के इतने मीठे शब्द को सुनकर रूमी जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग जाती है। रूमी के ऐसे करते ही तरुणा देवी उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगती है। रूमी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए दादी। तरुणा देवी रूमी को अलग करके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इसी दर्द को सहने से हम आपको रोक रहे थे, लेकिन आप हमारे अपने नहीं हैं। फिर भी हमने अपने पोतों पोतियों और आप में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया। आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी रूमी? तरुणा देवी की बातों को सुनकर रूमी फपक फपक कर रोने लगती है। उसे भी पता था कि वह एक अनाथ थी, जिसके बावजूद तरुणा देवी ने कभी उसे अनाथ नहीं समझा, बिल्कुल अपने खून की तरह प्यार किया। लेकिन उसके बावजूद रूमी दुनिया वालों के चक्कर में आ गई। तरुणा देवी रूमी के चेहरे को अपने हाथों से भरकर आंखों में देखते हुए कहती है, आपने पहले तो हमारी बात नहीं मानी है, लेकिन आज हम आपसे फिर एक बार आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपने कभी भी हमें अपना माना है, तो आप इस बच्चे को अपने कोख में नहीं रखेंगी। यह सुनते ही उमी जोर जोर से रोने लगती है। तरुणा देवी फिर से कहती हैं, हम आपको यूं दर्द में नहीं देख सकते रूमी। हमारी बात मानिए, अबॉर्शन करा लीजिए। रूमी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तरुणा देवी रूमी को गले लगाकर मन में कहती हैं, हम उस दरिंदे के पोते का खून कभी आपके कोख पर पलने नहीं दूंगी। इस घर का उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। रूमी रोते रोते थोड़ी देर में चुप हो जाती है। वह तरुणा देवी से अलग होकर अपना सिर झुकाए हुए धीरे से कहती है, दादी आप जैसा चाहती हैं हम करने के लिए तैयार हैं। तरुणा देवी यह सुनते ही मुस्कुरा देती है और रूमी के गालों को छूते हुए कहती है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। दिव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह अपनी आंखों को मसलते हुए बैठ जाती है। बैठकर वह अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाने लगती है। बेड पर न कोई दिख रहा था और न ही कमरे में। दिव्या वॉशरूम की तरफ नज़र डालती है, पर वहाँ भी दरवाज़ा खुला होता है। दिव्या उठकर खड़ी होकर टाइम देखती है, जहाँ सुबह के 5:30 बज रहे थे। दिव्या घड़ी को देखते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चले गए? बोलते हुए दिव्या फिर से इधर से उधर देखते हुए वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दिव्या रेडी होकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। लाल रंग की साड़ी जिसमें उसका पूरा फिगर दिख रही थी। साड़ी थोड़ी सी पतली सी थी, जिसमें उसकी कमर और नाभि ट्रांसपेरेंट होकर दिख रही थी। दिव्या मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर अपनी सुहाग होने की पहचान को दर्शाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है।
हाल में पहुंचते ही उसे किचन में बिकासा जी के काम में साथ देते हुए रूबी दिखती है। वैसे तो बहुत सारे सर्वेंट थे खाना बनाने के लिए, लेकिन बिकासा सुबह की शुरुआत अपने हाथों से बनाए नाश्ते से करवाती। दिव्या किचन की तरफ बढ़ जाती है। दिव्या को देखते ही बिकासा जी बोलती हैं, दिव्या आपको कुछ चाहिए? दिव्या अपनी नज़रें किचन के चारों तरफ डालते हुए कहती हैं, हम भी आपकी कुछ मदद करें? बिकासा हाँ में सिर हिला देती हैं। तीनों नाश्ता बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी गौरव अपना सर पकड़कर किचन में आता है। आंटी, नींबू है क्या? गौरव को देखकर विकास और दिव्या की नज़रें उसी पर ठहर जाती हैं। दिव्या एकदम पूछती है, आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? गौरव सर उठाकर देखता है तो उसे किचन में दिव्या के पीछे सोच में डूबकर काम कर रही रूबी पर पड़ती है। रूमी को देखते ही गौरव ठहर सा जाता है। तभी बिकासा की गुस्से भरी आवाज़ आती है, आपने कल ड्रिंक की थी? गौरव की नज़र एकदम से बिकासा जी पर पड़ती है, जो उसे गुस्से में देख रही थी। बिकासा जी को भी गौरव के तबीयत के बारे में पता था, जो उसने ड्रिंक करने से खराब करके रखी हुई थी। गौरव घबराहट में ना में सिर हिला देता है। बिकासा गौरव को घूरते हुए आगे बढ़कर उसका कान पकड़ लेती हैं। अच्छा, तो अब आप हमसे झूठ भी बोलने लगे हैं? गौरव अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख पड़ता है, आंटी दर्द हो रहा है। चीख सुनते ही रूबी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह भी गौरव को देखने लगती है। बिकासा जी झट से उसका कान छोड़कर वार्निंग देती हैं, आज के बाद अगर आपने नशे को हाथ लगाया तो फिर ये आपके कान सलामत नहीं रहेंगे। गौरव अपने कान को सहलाते हुए हाँ में सिर हिला देता है। दिव्या नींबू पानी देते हुए, ये लीजिए गौरव। गौरव दिव्या के हाथों से नींबू पानी लेकर एक सांस में पी जाता है और ग्लास को देते हुए कहता है, थैंक यू भाभी। इतना बोलते ही वह किचन से बाहर निकलने वाला होता है कि उसे दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि रूमी से कह रही थी, रूमी आपको भी कुछ खा लेना चाहिए। ऐसे आप भूखे पेट काम करती रहेंगी तो आपकी बेबी को इफेक्ट पड़ेगा। गौरव के कदम किचन के बाहर ही रुक जाते हैं। रूबी एकदम से बोलती है, कैसा बेबी भाभी, जो कुछ दिन में इस कोख से जुड़ा होने वाला है? यह सुनते ही बिकासा और दिव्या हैरान भरी नज़रों से रूबी को देखती हैं। बिकासा रूबी के पास जाकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? रूबी अपने कामों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, पहले ही हमने दादी की बात न मानकर मानव के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए अब हम उस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। दादी जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। इस बच्चे का अबॉर्शन करा देंगे। बिकासा एकदम से रूमी को अपनी तरफ पलटती है और उसके चेहरे को देखकर कहती है, हम जानते हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ और ये माँ की बात ना मानकर ही हुआ है, लेकिन इन सब में इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? यह सुनते ही रूमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए बिकासा जी के गले लगकर कहती है,
आखिर क्यों बड़ी माँ, प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? बिकाशा जी रूमी के पीठ को रब करने लगती हैं और फिर कहती हैं, आपकी गलती ये नहीं थी कि आपने प्यार किया है, बल्कि यह थी कि आपने गलत इंसान से प्यार किया है। गौरव किचन के बाहर खड़ा सारी बातों को सुनकर यह तो समझ जाता है कि मानव धोखेबाज था, लेकिन आखिर रूमी के साथ हुआ क्या है, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। वह थोड़ी देर सोचता है, फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ज्येष्ठा गुमसी बालकनी में लगा झूले पर बैठी हुई थी। तभी ध्रुव वहां पर आता है। ज्येष्ठा को यूं गुम देखकर ध्रुव भी झूले में बैठ जाता है और ज्येष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। ज्येष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे और दिव्या के रिश्ते के बारे में जानना है ना? ज्येष्ठा एकटक ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा का हाथ छोड़कर सामने की ओर देखकर गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू कर देता है। दिव्या से मेरी मुलाकात 2 साल पहले एक अनाथ आश्रम में हुई थी। मैं उस वक्त अनाथ आश्रम के सामने एक लैंड को देखने गया था। मैं लैंड को देख ही रहा था कि मेरी नज़र एकदम दिव्या पर पड़ गई। दिव्या अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ सिखा रही थी। सिखाने के वक्त उसके चेहरे पर एकदम सीरियसनेस थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ से उसे देखने लगा। उसको देखते ही पता नहीं क्यों पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो लगी उससे बात करने की, लेकिन मेरे कदम मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। मैं वहीं रुककर दिव्या को देखने लगा। बहुत देर बाद दिव्या वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मैं भी चला गया। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ पहुँचा। उसी वक्त दिव्या बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी से पूरा अनाथ आश्रम जैसे खिल सा गया हो। मैं तो उसकी हंसी में ही खो गया था। बोलते हुए अचानक ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं ज्येष्ठा एकदम ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव आगे बोलता है, रोज दिव्या को देखना मेरी आदत सी हो गई थी और यह आदत एक दिन दिव्या को पता चल गई। यह बोलते हुए ध्रुव उस पल में पहुंच जाता है। दिव्या तेज कदमों से ध्रुव के पास जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर, मैं कई दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं? ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम आपसे कहें कि हमें आपसे मोहब्बत है तो? ध्रुव के ऐसे बोलने से दिव्या गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, अपना ये बकवास ना अपने पास ही रखिएगा। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से बढ़ जाती है। वह जैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तो बस आपसे दोस्ती करनी है। दिव्या कुछ देर तक ध्रुव को देखती है, फिर एकदम से बोलती है, लेकिन हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी। इतने बोलते ही दिव्या पलटकर वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ ध्रुव बस एकटक देखे जा रहा था। उसके बाद से ध्रुव फिर से दिव्या को रोज देखने आया करता। दिव्या ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती, लेकिन बच्चों के साथ वक्त बिताते ही उसका मूड भी बिल्कुल ठीक हो जाता।
एक दिन जैसे ही ध्रुव दिव्या को देखने आता है तो देखता है दिव्या कुछ लोगों से बहस कर रही थी। ध्रुव उनके पास पहुंचता है। दिव्या बहस करते हुए उन लोगों से कहती है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसमें आप लोग ऐसे कब्जा कैसे करते हैं? आप लोग ऐसे करेंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? उसमें से एक आदमी जो गुंडे के समान लग रहा था वह उंगली दिखाते हुए बोलता है, ए लड़की, हमारे रास्ते में मत आ वरना जान से जाएगी। जैसे ही ध्रुव यह सुनता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उनमें से एक गुंडे की नज़र ध्रुव पर पड़ती है तो वह डर से कांपने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि ध्रुव सूर्यवंशी कौन है और क्या करता है। दिव्या गुस्से से गुंडे को देख रही थी। एकदम से वह उसकी उंगली पकड़कर मोड़ देती है। उस गुंडे की दर्द से चीख निकल जाती है। ध्रुव जो गुस्से में था वह हैरान रह जाता है। दिव्या उसकी उंगलियों को छोड़कर गुस्से से कहती है, लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। कब से रिक्वेस्ट से बात कर रही हूँ तो समझ में नहीं आता? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। 1 मिनट में तुम्हें सलाखों के पीछे भेज सकती हूँ। वह गुंडा दर्द को संभालते हुए गुस्से से दिव्या की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि ध्रुव आगे आकर गुस्से से एक लात उसे मार देता है। ध्रुव को अब सब कोई देखते हैं। उसे देखते ही सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। जमीन पर पड़ा गुंडे की तो जान हलक पर आकर ठहर सी जाती है। सभी वहां से डर से भाग जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव पीछे मुड़ता है तो देखता है दिव्या उसे ही अजीब नज़रों से देख रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद दिव्या ध्रुव को उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर ये सब आपने करवाया है ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। ध्रुव एकदम से मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा पकड़े रहो। ध्रुव की बात से दिव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वह ध्रुव को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ही देखता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आश्रम में एक बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे एक सांप काट लेता है। दिव्या उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा था। आश्रम में सारे स्टाफ छुट्टी पर थे, बस एक बुजुर्ग महिला थी। बच्चे की हालत देखकर दिव्या रो पड़ती है। तभी ध्रुव आकर दिव्या के कंधे पर हाथ रखता है तो दिव्या उसे देखती है और उसे देखते हुए हड़बड़ाते हुए वह रोते हुए कहती है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। उनकी हालत दिव्या बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वो ध्रुव को घूरते हुए वहाँ से चले जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अनाथ आश्रम के बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे एक सांप काट लेता है। दिव्या उस बच्चे को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे उठा नहीं पाती क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा था। आश्रम में सारे स्टाफ छुट्टी पे थे, बस एक बुजुर्ग महिला थी। बच्चे की हालत देखकर दिव्या रो पड़ती है। तभी ध्रुव आकर दिव्या के कंधे पर हाथ रखता है तो दिव्या उसे देखती है। उसे देखते ही हड़बड़ाते हुए रोते हुए कहती है,
प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। ध्रुव कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कुछ ही मिनट में वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस बच्चे को आश्रम के अंदर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। दिव्या रोते हुए अचानक ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव दिव्या को संभालने लगता है। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि वह बच्चा बिल्कुल ठीक है। दिव्या दौड़कर उस बच्चे को देखने के लिए चली जाती है। ध्रुव को इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। दिव्या कुछ देर बाद बाहर आकर ध्रुव को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलता। एक हफ्ते तक ध्रुव कहीं नजर नहीं आता। दिव्या हमेशा उसका इंतजार करती, लेकिन ध्रुव नहीं आता। कुछ दिन बाद ध्रुव आकर उसी जगह खड़ा होकर दिव्या को देखने लगता है। जैसे ही दिव्या की नज़र ध्रुव पर पड़ती है, वह दौड़ते हुए ध्रुव के पास जाती है और शिकायत भरे लफ्ज में कहती है, कहाँ चले गए थे आप? हम आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आपने हमें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। दिव्या की शिकायतों को सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तो आप हमारा इंतज़ार भी करने लगे। दिव्या घूर कर ध्रुव को देखती है तो ध्रुव हंसते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ काम पड़ गया था तो मैं उसमें बिजी था। दिव्या कुछ नहीं बोलती। कुछ देर शांति से रहने के बाद दिव्या बोलती है, थैंक यू। अगर आप उस दिन नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। दिव्या इतना बोलते ही ध्रुव को देखने लगती है। वैसे तो ध्रुव को उस बच्चे से कोई भी मतलब नहीं था। उसने तो बस ये सब दिव्या के लिए किया था। दिव्या ध्रुव को देखते हुए हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हाय, आई एम दिव्या। हमें आपकी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट है। ध्रुव दिव्या के हाथ के साथ हाथ मिलाते हुए जवाब देता है, ध्रुव। दिव्या कुछ देर ध्रुव को देखती है, फिर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, ध्रुव नहीं, आप हमारे लिए मिस्टर हीरो हैं। बीते पलों को याद करते हुए ध्रुव ज्येष्ठा को देखने लगता है, जो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। ध्रुव अब ज्येष्ठा की तरफ होकर बैठ जाता है और कहता है, हमारी दोस्ती बढ़ते वक्त के साथ गहरी होती चली गई। दिव्या हमेशा मुझसे मिलने आया करती थी और मैं भी वक्त निकाल कर किसी भी तरह दिव्या से मिलने जाता। दिव्या को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं कभी उसे बताना भी नहीं चाहता था कि आखिर मैं क्या हूँ और मैं क्या काम करता हूँ। दिव्या दूसरों की भलाई पर विश्वास रखा करती थी और मैं तो बस लोगों की बुराई करता था। वैसे दिव्या से मिलने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ये सब करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी बातें मुझे बहुत ही इन्फेक्ट करती थी। बदलते वक्त के साथ मेरी फीलिंग भी बदलती चली गई। मैं दिव्या से प्यार करने लगा। वो है ही इतनी मासूम, क्यूट कि मेरा दिल उसे चाहने से रोक नहीं पाया। लेकिन यह मैंने उसे कभी अंदाज़ा तक लगने नहीं दिया कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। दिव्या ने हमेशा मेरे गमों में साथ दिया। जब भी मुझे माँ की याद आती, वह मुझे अपनी गोद में सिर रखकर गमों को दूर करने की ताकत देती। जब भी मैं कुछ गलत करता
तो दिव्या की याद आते ही मेरे हाथ वहीं पर रुक जाते। दिव्या ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। मैं तो हमेशा चाहता था कि दिव्या हमेशा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे। उसके साथ मैं जीना चाहता था, उसी के साथ मरना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे अपने प्यार का इजहार करना पड़ा। और मुझे अच्छे से पता था, अगर दिव्या ने मेरे प्यार को नकार दिया तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, और दिव्या को बिना देखे मैं नहीं रह पाता। इसलिए मैंने कभी उसे अपने एहसासों को नहीं बताया, बस एक दोस्त की तरह उसके साथ रहता। समय बीतता, बातें करते, दिन अच्छे से बीत ही रहे थे, लेकिन उस काली रात ने हमारे रिश्ते को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए ध्रुव एकदम से चुप हो जाता है। वहीं ज्येष्ठा क्यूरियस होकर उसे ही देख रही थी।